हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अपने इस गणित दर्शन चैनल में स्वागत करता हूँ सभी व्यूअर्स का। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे रहें, और साथ में ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को अवश्य देख रहे होंगे और उनका भली भांति जो है स्टडी कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। और साथ ही जो मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूँ हमेशा कि आप मेरे इस गणित दर्शन चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, और जो भी वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए आप लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से बहुत अच्छा एक जो प्रभाव होता है वीडियोस का नेक्स्ट वीडियो के लिए, वो एक अच्छा होता है, जिससे कि मैं बहुत बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का प्रयास करता हूँ। आपकी जो ऊर्जा होती है वो मुझे मिल जाती है और मैं नए प्रकार से काम करना शुरू करता हूँ। आइए एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से सारणिक और या डिटर्मिनेंट चैप्टर को लेकर के आपके सामने आया हूँ। उसके कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे और आप उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसको मनन करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए, जैसे मैंने दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट बोलेंगे। और मैंने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से इसका बेसिक्स भी आपको समझाया है, किस तरीके से कोई वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, उसमें किस तरह से फैलाव आता है और किस तरह से उसमें घटाव आ जाता है, वो चीज़ कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसको मैंने आपको अच्छी तरह से डायग्रामेटिकल समझाया था यहाँ पर, उसे आप समझे होंगे। यदि कोई और उसमें मुझे देना है आपको तो आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे उसको। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच गए थे कि जो डिटरमिनेंट होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। यानी अगर कोई सपोज करो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसको ए आई जे कहते हैं, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट ए हम निकाल रहे होंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी, यानी जो ये आपका डिटर्मिनेंट होगा, वो आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। ये मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू को शो करता है। तो ठीक है, चलिए इसमें आज हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि हम अपने जो पिछली चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम समझ सकें। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज लेके आपके सामने आते हैं। एक्सरसाइज 4.1, ये एक्सरसाइज की आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। तो जैसे दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर इसमें 2 दिया हुआ है, 1 आप करेंगे, 2 मैं कर देता हूँ। देखिए, जैसे कॉस थीटा है और यहाँ पर माइनस साइन थीटा है, ठीक है, और ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है। तो दोस्तों, सपोज करो ये आपके पास कोई डिटरमिनेंट है। तो इस डिटरमिनेंट की यदि आपको वैल्यू बतानी है, इसका इस सारणिक का मान बताना है, तो बहुत आसान होता है। इसको मैंने आपको तरीका बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस कर देना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। So that is equal to cos square theta minus sin square theta. Okay, this is, but here is minus, then we again write, because minus is in between them, so we can write like this, then it will be positive. So the value of cos square theta plus sin square theta from trigonometric identity we can write is equal to 1. So the value of this determinant is equal to 1. Very simple. आपको कैलकुलेट करने का तरीका मालूम होना चाहिए, उसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगी। तो आसान प्रश्न है, तो आप आई होप इसको समझ गए होंगे आप।
चलिए कोई और एग्जाम्पल लेकर के हम चलते हैं। जैसे और एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, सपोज करो अगर मुझे इस तरीके से एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 0 माइनस साइन अल्फा और एक कॉस अल्फा, और यहाँ पे दे दिया जाता है साइन अल्फा 0 और माइनस साइन बीटा, और यहाँ दिया जाता है माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ दिया जाता है साइन बीटा, और ये दे दिया जाता है मुझे अगर मैं यहाँ पर 0। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी। मान लीजिए मैं इसको ए डिटरमिनेंट मानता हूँ, ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। जो इससे पहले वीडियो था दोस्तों, मैंने उसमें 2 तरीके बताए आपको। पहले में जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है, जो परंपरागत तरीका है, वो आपको बताऊंगा, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा इसका वैल्यू बताना। और दूसरा तरीका उससे भी आसान और मैं बताऊंगा, वो आपको बता दिया है मैंने, एक बार फिर उसकी पुनरावृत्ति करूंगा मैं यहाँ पे, तो आप ध्यान देंगे कैसे इसकी वैल्यू निकालने। देखिए, इसको मैंने आपको बताया है कि जहाँ से ये सरल हो कैलकुलेशन हो सके, इसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो वैल्यू निकालते समय आप क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, यानी इसका प्रसारण करते हैं, इसको प्रसार करते हैं। तो प्रसार क्या किया जाता है या प्रसारण कैसे किया जाता है, विद रेस्पेक्ट टू R1, विद रेस्पेक्ट टू R2, विद रेस्पेक्ट टू R3, या विद रेस्पेक्ट टू C1, विद रेस्पेक्ट टू C2, विद रेस्पेक्ट टू C3, कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ये आपको समझना जरूरी होगा कि आप कैलकुलेशन कहाँ से आसानी से कर सकते हैं, वो वाले रास्ते आपको चुनने होंगे, उस रास्ते पे आप चलेंगे। ओके, यानी कि आप टिपिकल वाला रास्ता चुनेंगे तो निश्चित आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आप ऐसे कोशिश कीजिए कि जहाँ से आपको जीरो ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे यहाँ से करता हूँ तो देखिए R1 के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो 1 0 मिल रहा है मुझे, इसके रेस्पेक्ट में करता हूँ तो 1 0 यहाँ मिल रहा है, एक मुझे यहाँ 0 मिले। इससे क्या होगा, ये सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, सिंपलेस्ट कैलकुलेशन इसका हो जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो चलिए हम करते हैं, सपोज करो मैं इसका कर देता हूँ एक्सपेंशन, मैं कर देता हूँ R1 के रेस्पेक्ट में मैं क्या कर देता हूँ, उसका प्रसारण कर देता हूँ, एक्सपेंशन कर देता हूँ दोस्तों, इसके रेस्पेक्ट में। या R1 जो आपकी पंक्ति है, पहली पंक्ति है, उसके रेस्पेक्ट में इसका मैं प्रसारण कर दे रहा हूँ। सिंपल हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले इसको ले लेना है, यहाँ पर 0 लेना है। अब 0 अगर आप इसके लिए एक्सपेंड कर रहे हैं तो मीन्स दैट ये वाली लाइन आप छोड़ देंगे दोस्तों, आप समझिए, R1 छोड़ देंगे और C1 छोड़ देंगे, क्योंकि ये यहाँ लाई कर रहा है, तो इसको आपने यहाँ लिख दिया, इसलिए ये वाला लाइन और ये कॉलम छूट जाएगा। और इसके जो आपके पास अभी हम इसके आगे माइनर और कोफैक्टर भी पढ़ने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपके खंडज सहखंडज होंगे और जो आपका माइनर होगा उसको भी अभी हम सीखने वाले हैं, इसके बाद उसका ही नंबर है। तो अभी हम इसको कैलकुलेशन करने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो 0 आपने लिखना है और 2 डिटरमिनेंट जो कि स्क्वायर ऑलरेडी होंगे यहाँ पर आपको लिख देना है, माइनस साइन बीटा और ओके। ऑलवेज रिमेंबर, जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी नहीं है, कोई भी टाइप की हो सकती है, लेकिन जो हमारा डिटरमिनेंट होता है वो स्क्वायर में ही होता है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान देंगे। और दूसरा आपको मैंने सिखाया है, इस बात का आप अवश्य ध्यान देंगे कि जैसे आपको पास कोई डिटरमिनेंट है तो पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर 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 प्लस होता है। तो इस तरीके को आप जरूर याद रखेंगे। तो उसके बाद निश्चित इसका नंबर माइनस का आने वाला है, और साइन अल्फा को आप लिख देंगे, इसकी रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, जहाँ जहाँ ये लाई कर रहा है, जिस चीज़ में ये लाई कर रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। माइनस, अब यहाँ पर आपका आने वाला है माइनस साइन अल्फा, ओके, और यहाँ पर आने वाला है माइनस साइन बीटा, सॉरी प्लस साइन बीटा, और यहाँ पे आने वाला है कॉस अल्फा, और यहाँ पे आने वाला है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद सिमिलरली आप माइनस कॉस अल्फा आपके पास बच गया है, बट क्या होता है कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो माइनस आ गया। अब वो प्लस का होता है, बट प्लस और माइनस अगर आप ले लेते हैं यहाँ पर कॉस अल्फा, आपके पास ये प्लस माइनस हो रहा है, प्लस तो आपका फॉर्मूले का है और ये उसका अपना माइनस है, तो ये लेके आ रहा है वो, तो ये वाली लाइन आप छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो आपके पास आता है दोस्तों माइनस साइन अल्फा 0 और कॉस अल्फा और माइनस साइन। सिंपल हो गया। थोड़ा सा लिखने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए और सावधानी आपको रखनी है लिखते समय, और जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एंट्रीज होती हैं उसमें, उनको लिखते समय ध्यान रखना है जिससे कि मिस्टेक ना हो। तो सिंपल हो गया कि जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से, अगर मैं उसे 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आने वाला दोस्तों, 0 आने वाला। आई थिंक इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता है हमको नहीं है। तो यही चीज़ हम चाह रहे थे कि जहाँ से आपको इसका सरल वैल्यू हो जाए, सिंपल हो जाए, उस तरीके को अपनाते हैं, इसलिए हमने ये लिया। तो यहाँ से जब इसको जो भी ये वैल्यू आएगी उसको 0 आना है।
अब आप सेकंड वाला लीजिएगा माइनस साइन अल्फा, और ये अंदर आने वाला है माइनस साइन अल्फा इंटू जीरो, ब्रैकेट के अंदर जीरो कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा होगा। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किया, ओके क्लोज कर देना है। उसके बाद जब इससे ये वाला हो गया हमारा जीरो आ गया, अब इससे किया है तो ये हो गया, अब इससे करना है तो माइनस प्लस यहाँ पर लिखा हुआ तो माइनस लिख दीजिएगा, कॉस अल्फा आप बाहर से लिख दीजिएगा, अंदर क्या आएगा दिस इंटू दिस आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू ये माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस कितना आ गया दोस्तों, प्लस आ गया, इतना आप समझते होंगे। और ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा इंटू जीरो दैट इज जीरो, तो आप इसे क्लोज कर, आई थिंक कंप्लीट हो गया ये। अब आप जीरो तो जीरो ही हो गया, माइनस साइन अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो कितना आ गया आपके पास आंसर, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, ओके। एंड दिस वन इज ऑल्सो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड साइन बीटा। दोस्तों फाइनली क्या निकल के आया, बोथ आर सेम because the product of cos alpha sin beta and all the product of cosine alpha cos alpha sin beta is same, so we can write it is equal to 0. So this is the value of this determinant. Is it okay? अगर आप समझ गए हैं ये तरीका, अगर आप समझ गए हैं तो बहुत सिंपल है, आप इसके रेस्पेक्ट में करिएगा तो इसको ले लीजिएगा, इसके रेस्पेक्ट में करिएगा तो इसको लीजिए, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में करिएगा तो लाइन छोड़ दीजिएगा और इसको और इसको ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो आपका तरीका है वो उससे आप सॉल्व कर दीजिए, सिंपल हो गया। चलिए अब अगर मान लीजिए ये वाला मेथड ना लगा के अगर आप दोस्तों दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया है, क्या आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। कैसे आपको करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको लिखना है, यहाँ जीरो लिख दिया, यहाँ माइनस साइन अल्फा लिख दिया, यहाँ कॉस अल्फा लिख दिया और यहाँ साइन अल्फा लिख दिया और यहाँ पर जीरो लिख दिया, यहाँ माइनस साइन बीटा लिख दिया और यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा लिख दिया, यहाँ साइन बीटा लिख दिया और यहाँ पे जीरो। अब जो ट्रिकी मेथड है, जब कभी हम कोई कंपटीशन दे रहे होते हैं, बड़े बड़े इस तरह से डिटरमिनेंट आ जाते हैं, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से और जल्दी से हमारा काम हो जाए, क्योंकि वहाँ हमें समय की बचत करनी होती है दोस्तों। तो हम एक काम करेंगे, इसको और इसको रिपीट कर देंगे वहाँ, बस आपको यहाँ जीरो लिख देना है या माइनस साइन अल्फा लिख देना है, ओके, यहाँ पर कॉस अल्फा, और इसे क्या लिखना है दोस्तों, साइन अल्फा लिखना है, इसे जीरो लिखना है, यहाँ माइनस साइन। तो गाइस समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जिसे कहते हैं डायगोनल सिस्टम, यानी जो सिंथेटिक डिवीजन मतलब सिंथेटिक मेथड जो एक प्रकार से है, उसमें डायगोनल आपने लेना है, ओके, डायगोनल एलिमेंट लेना, पहले ऐसे ले लेना है फिर ऐसे ले लेना। तो सिंपल हो गया कि आपने ये ले लिया है, सेकंड आपने ये ले लिया, सिंपल हो गया। अब थर्ड आपने ये ले लिया, तो तीन बन गए आपके दोस्तों। अब आप दूसरा वाला मैं इस वाले कलर से बना रहा हूं, तो आप ध्यान देंगे इसमें आपका देखिए, अगर आप क्या लेते हैं इसको, देखिए ये वाला डायगोनल बन जाता है आपके पास, एक डायगोनल ये बन रहा है आपके पास, ओके, एंड दूसरा डायगोनल आपके पास ये बन रहा है, ओके, देन थर्ड डायगोनल आपके पास ये बन रहा है। बहुत जल्दी सॉल्व हो जाने वाला दोस्तों, उतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप क्या करिए, इसको जीरो 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 को मल्टीप्लाई करिए, दैट इज जीरो, ओके, एंड प्लस करना है उसके बाद, ठीक है, एक ब्रैकेट में इसको लिखना है, जीरो करना है फिर प्लस करना है। अब किसको मल्टीप्लाई करना है, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, तो इसका मतलब जब इसको प्रोडक्ट करोगे तो वही तो आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों क्या आने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, तो कितना आने वाला है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा। तो ये एक ब्रैकेट में आप सॉल्व करके लिख देंगे, ओके। दूसरे ब्रैकेट में क्या होना है दोस्तों, इस वाले का होना है। अब यहाँ देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, यानी दूसरा वाला ब्रैकेट तो पूरा जाए। बट एक चीज आप इसमें जरूर ध्यान रखेंगे, जो इस तरफ वाले हैं ये पॉजिटिव लिख करके आप इस तरह से करते हैं, दूसरे वाले को जो इस साइड से राइट साइड में आपको डायगोनल दिख रहे हैं उसे विद नेगेटिव करके इसके अंदर ऐड करना है, बाहर से नेगेटिव जरूर लगाना है, इसको आप ध्यान देंगे। तो ये कैसे हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन से हुआ, ये ऐसे कोई मतलब कोई हवा में कोई मेथड नहीं आ गई है, ये कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन इस पे किया गया है जो मैथमेटिशियन ने, और उस पे उन्होंने इसको ऑब्जर्वेशन को उसको लगाया कि ऐसा भी हो रहा है इसके अंदर, तो उसे शॉर्ट ट्रिक से इस तरीके से कर दिया। तो दोस्तों देखो ये सेम है, तो फाइनली वी गेट जी, तो वही जो आपने किया वो उसमें जो किया और जो आंसर आया वो जीरो आया, और इसमें भी जीरो ही आ रहा है, तो बोथ आर सेम, आंसर इज सेम, so we can use this type of method is also we can use. Is this a correct?
If you got it, then we can do different type of questions, such type of questions. ठीक है, यदि आप इसे समझ गए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब जैसे दोस्तों हमको एक क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें कर रहा हूँ जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। वो दिया है दोस्तों a इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है और एक दिया आपके पास 4 2 दिया। ओके, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है शो करो, कह रहा है शो दैट, यानी आपको दिखाना है। क्या दिखाना है दोस्तों, ये दिखाना है कि 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। देखिए, थोड़ा सा आपको ये सिखाना चाह रहा है, क्या आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच में अंतर समझ पाए या नहीं समझ पाए, और यदि मैट्रिक्स में होता है तो क्या होता है और डिटरमिनेंट में होता है तो क्या होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, जब शो करना होता है तो निश्चित हमारे पास दो साइड होती है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट आपके पास 2a होना है। अगर a ये है तो 2a क्या होगा, 2 1 जा 2 2 2, यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा हो जाएगा और 2 4 जा हो जाएगा और 2 2 जा। तो वी गेट 2 1 2 4 8 4। ओके, so the value of this one is 2 4 the 8 8 4 the 30, so this will be minus 24, correct? Now the right hand side is 4 determinant e. So how can we identify this one? First of all we have to write 4 here and determinant is 1 2 4 2। अब अगर इस तरीके से होगा दोस्तों तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप इसे इस तरीके से करेंगे कि पहले आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 2 जा 2, आप सीधे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 2 जा 2 4 2 जा 8। तो हाउ मच यू गेट, अब आपके पास आ गया है 4 इंटू माइनस 6 दैट इज ऑल्सो माइनस 24। तो आप समझ गए हैं, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे दोस्तों। अगर ये आपके समझ में आ गया है, अगर मैं इस तरीके से कर देता, अंदर 4 कर देता और 8 कर देता और यहाँ 16 कर देता, तो 4 2 जा 8 कर देता, तो दोस्तों कितना आने वाला है, 8 4 जा 32, 16 8 जा 48। तो अब मैं 16 8 जा 48, तो 48 में से 38 2 माइनस करूँगा तो ये आपका, अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर देता, 4 2 जा 8 कर देता, 4 4 जा 16 कर देता, 4 2 जा 8 कर देता, तो हाउ मच वी गेट 30। और फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करता तो 8 4 जा 32, 16 8 जा आपके पास कितना आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। ये देखिए, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 6 आएगा दोस्तों, और यहाँ पर आने वाला है 11 11 3 8 आने हैं समथिंग, ये आपके पास माइनस 86 आने वाला है, बट हियर इज माइनस 24। दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई इन द इनसाइड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिटरमिनेंट, सो हम इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, बट ये मैट्रिक्स में हम ऐसा कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो आपने समझ लिया इस चीज़ को, अगर आप इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास ये आंसर आने वाला है। जब ये आंसर आएगा दोस्तों तो इसका आंसर अलग हो जाएगा और इसका आंसर अलग हो जाएगा, तो फिर हम शो कैसे कर पाएंगे उसको। तो आप इस चीज़ को समझ पाए हैं तो आप निश्चित ही मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच में अंतर कर पा रहे होंगे। डिटरमिनेंट की एक वैल्यू होती है, उसमें हमको उसमें उसके अपने रूल्स होते हैं, और डिटरमिनेंट जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। तो इसलिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में भी आपको इस क्वेश्चन की मदद से आपको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। तो आप इसे अच्छी तरह समझ गए हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तब आप उसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो तब आपके पास आंसर सेम आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो हैंस आपने क्या कर दिया, इसे शो कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, इसे अच्छी तरह से आप लगाएंगे अपने प्रैक्टिस में, इस तरह से करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप अप्लाई कीजिए इस तरह से। जैसे इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, 3 मैं ले लेता हूँ और यहाँ x ले लेता हूँ, यहाँ x ले लेता हूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ, ओके, और यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 4 ले रहा हूँ और यहाँ पर 1 ले रहा हूँ। तो दोस्तों आप देखिए, दो डिटरमिनेंट ही इक्वल है। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स में और इसमें क्या अंतर है ये आप यहाँ से समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पीछे से मैट्रिक्स का ले लेता हूँ दोस्तों, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं क्या चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप इसको समझते हैं तो पीछे देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया होगा, निश्चित आप उसको अगर समझ पाए हैं उस समय, अगर आप इस चीज़ को समझे हैं तो यहाँ पर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है और डिटरमिनेंट में क्या होता है। देखिए, जब मैंने शुरुआत में आपको करवाया था ये,
क्वेश्चन मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, सपोज करो यहां पर मैं लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं 4 3 और यहां पर मैं ले रहा हूं x 5 और मैट्रिक्स इज इक्वल टू y z एंड इट इज 1 इट इज 5। अब देखिए यहां पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और यहां पर दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशन? आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये है मैट्रिक्स, ये है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब होता है वैल्यू। अब आप देखिए इसकी वैल्यू आ रही है 3 1 जा 3 x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ देखिएगा 3 1 जा 3 4 2 जा 8 आ रहा है। तो आप इसे इक्वेट नहीं कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते आप। और यहाँ पे आप 4 इज इक्वल टू y लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू z लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो अगर आप इस डिफरेंस को समझे हैं तो आप बिल्कुल डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं करेंगे आप। यानी कि जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होते हैं उनको हम इक्वेट कर सकते हैं अगर इक्वेशन दी हुई है तो। अगर लेकिन जो आपका डिटरमिनेंट होगा वो चूंकि एक वैल्यू है, एक मैट्रिक्स की वैल्यू है, तो इसलिए हम वैल्यू को इक्वल करेंगे ना कि बल्कि उसके एलिमेंट को इक्वल नहीं करेंगे। अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो निश्चित रूप से आप इसे गलती नहीं करने वाले हैं कि आप 3 इक्वल टू 3 x इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस डिटरमिनेंट की यदि वैल्यू निकालते हैं तो आपको पता है ये रूल होता है, आपको पता है ये रूल होता है। ओके, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 3 इंटू 1 आ गया, देखिए दोस्तों x इंटू एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। बीच में इक्वालिटी का साइन है, 3 1 जा 3 आएगा, -4 इंटू 2 आएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा। ओके, तो ये आपके पास 3 आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया दोस्तों, और ये 3 1 जा 3 और ये 8 आ गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 3 को मैं उधर दे देता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 3 माइनस 8 माइनस 3 होने वाला, तो ये कट जाने वाला दोस्तों। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 आएगा, तो यहाँ माइनस हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 8 आने वाला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आने वाला है। तो जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आएगा दोस्तों, जब इसे आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, इसका कैलकुलेशन आप जानते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको मालूम है। तो आप इसे सॉल्व करके खुद से आप देख सकते हैं क्या इसकी वैल्यू आएगी। तो आप देखते हैं कि जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो x इज इक्वल टू √8 आता है, आपको मालूम है। तो x इज इक्वल टू √8 आता है, तो चूंकि इसकी वैल्यू प्लस माइनस में लिखी जाएगी तो ये आपको पता है 2, जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब इसका रूट निकाला जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2√2 इसका आंसर आने वाला है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 2√2 भी हो सकता है, -2√2 भी हो सकता है। यहाँ पर x की जगह 2√2 भी हो सकता है और -2√2 भी हो सकता है, तभी जाकर के ये डिटरमिनेंट आपस में इक्वल होंगे, न केवल बल्कि इनके मेंबर्स आपस में इक्वेट आप नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस है, ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच में डिफरेंस भी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं। ओके, समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके के सारे प्रॉब्लम्स आप एग्जाम्पल से ले करके आप कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन, अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया है एक ही a इज इक्वल टू आपके पास है 1 0 0 1 1 0 1 1 2, ये दिया हुआ है। अब आपको बताना है दोस्तों मॉड ऑफ 3a ये दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है 27 इंटू मॉड ऑफ, सॉरी मॉड नहीं बोलेंगे इसको, डिटरमिनेंट बोलेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 2 इंटू डिटरमिनेंट a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, आपको इसको कैलकुलेट करना होगा, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करना होगा। मतलब यानी कि अगर आप डिटरमिनेंट a की वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा आपका। और अगर आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करके 3a कर लेते हैं, 3a कर सकते हैं आप 3a। इसमें अब हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे, यूज देखेंगे कि डिटरमिनेंट का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। अब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना तो जान गए, अब हम इसके आधार पर डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। तो हम आप डिटरमिनेंट का कोई यूज करेंगे, तो कैसे करते हैं, ये हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यानी हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते समय में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये 3 पॉइंट हैं, सपोज करो ये ट्रायंगल है आपका। अगर आपने ये ट्रायंगल आपने लिया है, ये पॉइंट लिए हैं, अगर मान लीजिए ये x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2 पॉइंट है और ये x3 y3 पॉइंट है और
इस तरीके से ये आपका सिस्टम है, ये x और x डैश, ये y और y डैश है। तो हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसलिए कैसे इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल इस तरीके से होगा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, बिकॉज हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, पहले भी हम इसका इस्तेमाल करते आए हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसका इस्तेमाल कर रखा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में छोटे क्लासेस में। हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है। तो हम इसे किस तरीके से अपने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, इसे हम कन्वर्ट इस तरीके से करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से ले लें, इसको ऐसे ले लेता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ और x1 लगा के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y2 इंटू 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, और y3 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो मीन्स दैट ये y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें इससे फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली हियर x2 y3 और आपका y1 आ जाएगा, ये इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, y3 इंटू 1 और y1 इंटू 1 करके लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम x3 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम y1 और y2 लिख सकते हैं, 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से हमारा ये एरिया हो जाएगा और इसे हम दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिटरमिनेंट में। किस तरीके से, x1 देखिए, x2 x3 यहाँ पर लिख देंगे इसको हम, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे आपका y1 y2 और y3। अब सब जगह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 1 1 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 1 और 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट वी कैन आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो अब जैसे सपोज करो इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन की मदद से हम आपके एक्सरसाइज में जाते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे आपका दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज 4.2 में दिया है। देखिए, एक्सरसाइज 4.2 में दिया हुआ है 1 0 और 6 0 और 4 3, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है, और ये x3 हो गया और ये y3। अब आपको इसका एरिया बताना है, तो आपका फॉर्मूला जो है डिटरमिनेंट की मदद से, ये x1 है, ये y1 x2 है और ये x3 है और y1 है, y2 है और y3 है, यहाँ पर 1 और 1 ये आपका है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कर दीजिए, बहुत सिंपल हो गया। यहाँ रख दीजिए 1 6 और 4 और 0 0 और 3, ठीक है, और यहाँ पर 1 1 1, इसको आप रख दीजिएगा, सॉल्व करिएगा। अब आपके पास ये x1 x2 x3 आपने रख दिया है, y1 y2 y3 आपने रख दिया, और तो विद रेस्पेक्ट टू आप इसको r3 भी आप इसके सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ही है कि अगर आप जैसे इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि 1 6 4 0 0 3 लिख दीजिए आप इसको, और यहाँ 1 1 1 लिख दीजिएगा। इसको मैंने कह रखा है कि आपको रिपीट कर दीजिएगा, सरल तरीके से आप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अब आपको बताया है कि इसके आप डायगोनल्स को आप मिलाते हैं, तो किस तरीके से डायगोनल्स को मिलाया जाता है आपको पता है दोस्तों। पहले आपने देखिए, ये आपका एक डायगोनल बन गया, दूसरा डायगोनल आपका ये बन जाने वाला है, तीसरा डायगोनल आपका ये बन जाने वाला है, और फिर राइट हैंड साइड से यदि आप करते हैं तो आपके पास देखिए, पहला डायगोनल तो ये आपके पास बनेगा, दूसरा डायगोनल आपके पास ये बन जाएगा, तीसरा डायगोनल आपके पास ये बन जाएगा। तो निश्चित रूप से आपके पास ये नंबर यहाँ बच जाएंगे और ये नंबर यहाँ बच जाएंगे, तो ये नंबर आपके पास यहाँ बच जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो हाफ ये आपका आ गया। अब मैं यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ कैलकुलेट करके बता देता हूँ।
तो आप देख लीजिएगा, इसको सबसे पहले आपने जो बनाया है इसको बनाया, देखिए इसको बना लीजिए 1001, तो कितना आने वाला है, ये आपके पास आने वाला है, अगर ये 100, आप ऐसे भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी ले सकते हैं, जैसे 401, तो ये 0 आने वाला है, 3 इंटू 1 कितना आने वाला है, 3 आने वाला है, और इसके बाद 1 इंटू 6 इंटू 0, 0 आने वाला है दोस्तों, ठीक है। और पहले वाले का आपका 0 आने वाला है, इसको लिख दीजिएगा, और दूसरे वाले का आपके पास आने वाला है, अब दूसरे साइड से करिएगा 101, तो ये माइनस करके करेंगे आप, 0 आएगा। उसके बाद 014, ये भी 0 आएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास 6 3 जा 18, 1 जा 18 आपके पास आने वाला है, 6 3 जा 18 और 18 1 जा 18 आने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके पास ये कितना आया है, पहले वाले का आएगा 40 0 आ जाएगा, ओके, यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले का 3 1 जा 3 आएगा, ओके, फिर 1 6 0 आपके पास है, ओके, तो ये कितना आ गया, ये 0 आ जाएगा आपका, ओके। अब यहाँ से करते हैं तो 1 1 जा 101, ये भी 1 0 आ जाएगा, 014 ये भी 0 आएगा, और 6 3 यहाँ पर कितना है, 3 है, 6 3 जा 18, 1 जा 18 आएगा, तो वहां पर 18 आ जाएगा दोस्तों। और ये आपके पास इस तरीके से 1/2, और इसका एरिया 1 सही से लिया हमने क्या, 1060 और 43 ले लिया, ओके। तो अब आपने फॉर्मूला लग दिया 164, करेक्ट, 003 111, यानी एंट्रीज आपकी सही होनी चाहिए। अब आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको मैंने बता रखा है कि इसके डायगोनल्स आपको मिला देने, देखिए इसके डायगोनल, एक पहला ये मिल गया, ये मिल गया, ये भी 0 मिल रहा है आपको, ओके, और ये आपको 6 3 जा 18, 1 जा 18 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपके पास पूरा कैलकुलेट करके, अगर आप इसको इधर करते, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो अगर आप इसको पहले लेते तो आपके पास क्या आता, 18 इस साइड आ जाता, ओके, -3 इधर आता, तो मीन्स दैट आपके पास 15 आ जाता, तो 15/2 आपका ये आंसर इसमें आ जाता। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। ये आपके पास आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, और आपका ये आपका डिटरमिनेंट का इस्तेमाल हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी होगी कि अगले वीडियो में क्या आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ और आपसे विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को बहुत गंभीरता से ले रहे होंगे, और शेयर और लाइक तो कर ही रहे होंगे। अपने जो भी अन्य दोस्त हैं उनको आप अवश्य वीडियोस को शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिल सके। और जो भी व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, मैं उनसे आशा करता हूँ कि प्लीज़ आप अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरे और हिम्मत बनती है, और मैं अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकता हूँ, और अच्छा काम करने का प्रयास कर सकता हूँ। ऐसा मैं अपनी इच्छा से चाहता हूँ कि और अच्छा काम करूँ। तो दोस्तों आप एक एनर्जी मुझे जब देते हैं, तो मैं भी उसको और ज़्यादा एनर्जी लगाकर तो दुगना करने का प्रयास करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही सही, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।